हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपके सामने बहुत बड़ा टॉपिक लेके आए हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड समझने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भी फ़ायदा करेगा। वो है इंटरनेशनल बैंकिंग। अब इंटरनेशनल बैंकिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया हम कोई भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनली है। मतलब हम कोई भी ट्रेडिंग करेंगे, कमर्शियल ट्रांज़ैक्शंस करेंगे, जो कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में करेंगे, तो वो कहलाएगी इंटरनेशनल बैंकिंग। तो हम यहाँ पे समझते हैं उसकी डेफिनेशन। इंटरनेशनल बैंकिंग कैन बी डिफाइंड एज़ द सबसेट of a commercial banking transaction and activity having a cross border and cross country element, जो कि मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, कमर्शियल बैंकिंग ट्रांजैक्शन और कोई भी एक्टिविटी जो कि क्रॉस बॉर्डर होगी और क्रॉस कंट्री एलिमेंट की होगी, वो इंटरनेशनल बैंकिंग कहलाएगा। अब इंटरनेशनल बैंकिंग को हम कंपेयर करते हैं अगर रेंज ऑफ ट्रांजैक्शन में, दैट कैन बी अ डिस्टिंक्स फ्रॉम द डोमेस्टिक ऑपरेशन। डोमेस्टिक ऑपरेशन से अलग होती है। कैसे? जैसे करेंसी ऑफ डेनोमिनेशन, द रेजिडेंस ऑफ द बैंक कस्टमर्स, द लोकेशन ऑफ द ऑफिस। अब इसको और एलिबोरेट तरीके से समझते हैं तो देखो, लोकेशन जो भी होगा ऑफिस का, वो जाहिर सी बात है कि आपका एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होगा, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, जो भी कमर्शियल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो हम या तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के उससे करेंगे, तो हमें दूसरे एक कंट्री में हमें इंटर बैंकिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब वो बैंक अकाउंट बहुत सारे होते हैं, आपको तो पता है। अब जैसे सेविंग बैंक अकाउंट होता है, फिक्स बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही ये करंट बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही इसके अंदर इंटरनेशनल बैंकिंग में होते हैं। ठीक है? तो इसका जो लोकेशन होगा ऑफिस का, वो सीधी सी बात है, एक कंट्री में नहीं होगा, दूसरी कंट्री में होगा, तो ही वो इंटरनेशनल बैंकिंग प्रेफर करेगा। रेजिडेंट होगा बैंक कस्टमर का, वो भी दूसरी जगह ही होगा। और जो करेंसी ऑफ डेनोमिनेशन है, वो अलग अलग होंगे। मान लो अगर हम यूएस में ट्रेडिंग करेंगे तो यूएस की करेंसी जो होगी वो है डॉलर। यूएस की करेंसी क्या है? डॉलर। और यूएस की करेंसी है ए, डॉलर। और इंडियन की करेंसी है रुपीस। अब अगर हम इंडिया से ट्रेड करेंगे यूएस में, तो यूएस का डॉलर, एक डॉलर आई थिंक इस टाइम पे 92 के अराउंड चल रहा है, तो हमें 92 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यूएस से इंडिया में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें वही एक डॉलर 92 का पड़ेगा। तो ये करेंसी डेनोमिनेशन कहलाता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर बैंकिंग सर्विस भी आ जाती है, बहुत सारे हैं। जैसे ऑफशोर बैंक, ऑफशोर बैंकिंग क्या होती है, अलग अलग आते हैं। ऑफशोर बैंकिंग क्या है, आपका इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर क्या है, रेशनल ऑफ ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, वर्किंग ऑफ एन ऑनशोर बैंकिंग यूनिट। इसके अंदर एसईजेड भी आ जाता है। एसईजेड से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या होता है। पर अभी हम इतना ना सोचें कि हमें इतना सब कुछ पढ़ना, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे कवर। तो अभी हम केवल यही सोचते हैं कि इंटरनेशनल बैंकिंग क्या होता है। इसके भी पार्ट हैं, ये पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि पहले जैसे कि दो टाइप्स के इंटरनेशनल बैंकिंग होते थे। ठीक है? 19 सेंचुरी में जो कि प्रमोट किए गए थे, एक तो ट्रेड फाइनेंसिंग के नाम से था, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के नाम से था। ट्रेड फाइनेंसिंग के नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हम उस बैंकिंग में क्या करते होंगे, फाइनेंसिंग में क्या करते होंगे और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या करते होंगे। देखो, जो ट्रेड फाइनेंसिंग में, नॉर्मल सी बात है, आई यूज टू फाइनेंस कमोडिटी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट और टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है? इट इज़ अ शॉर्ट टर्म कमर्शियल लैंडिंग। यानी हम ट्रेड फाइनेंसिंग में क्या है, जो भी हम फाइनेंस करते थे ट्रेडर्स को, वो हम क्या करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए डील करते थे, फॉरेन एक्सचेंज के लिए। फॉरेन एक्सचेंज का वो मैंने आपको बताया ही था, रुपए से डॉलर को, डॉलर से रुपए को। ऐसे ही हम अलग अलग कंट्री में, जैसे रशिया में जो यूरो चलता है, तो यूरो से ये रुपी में, रुपी से यूरो में, वो फॉरेन एक्सचेंज। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म कमर्शियल लैंडिंग होती है। और वही अगर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किसे कहते हैं, तो सीधा कंसर्न किया जाता है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड इन द फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज में होगा या इक्विटी इश्यूज में होगा, जो भी इक्विटी इशू की जाएगी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से होती है। ये भी इंटरनेशनल बैंकिंग का पार्ट ही है, जो कि 19 सेंचुरी में फॉलो होता था। लेकिन ट्रेड फाइनेंसिंग बहुत ही स्मॉल पार्ट था ऑन द 19 सेंचुरी में। मोर इम्पोर्टेंट वाज डेवलपमेंट ऑफ द
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसलिए ये ज़रूरी टॉपिक है। अब देखो, अब आपको ये बात समझ में आ रही है जब इंटरनेशनल बैंकिंग, तो इंटरनेशनल बैंकिंग का लाने का मतलब ही क्यों हुआ, जब ग्लोबल ट्रेंड क्या है, एक्सटेंड होने लगा। ठीक है। अब ग्लोबल ट्रेंड क्या है, जो कि ट्रेंड क्या होता है भैया, बदलता रहता है। देखिए, आप चाहे फैशन में ट्रेंड देख लो, किसी एक्सेसरी में ट्रेंड देख लो, जो हमें डेली के यूजेस होते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती है, उसके अंदर ट्रेंड आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल बैंकिंग के अंदर भी ग्लोबल ट्रेंड आया था। तो फॉलोइंग पॉइंट आर द लेंडिंग टू द टू द चेंजेस इन द ट्रेंड इन द इंटरनेशनल बैंकिंग। अब वो कैसे कैसे है, जिसकी फॉलो द लेंडर, कंपटीशन, इंटर इंटर कंट्री डिफरेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ कैटर, ग्लोबलाइजेशन, uses now how developed for domestic uses at the very low cost of abroad, development in communication, technology innovation and information about opportunities। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये मत समझना कि ग्लोबल ट्रेंड को हमें समझना और मुश्किल हो रहा है। भैया देखो, अगर टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होगा तो हमारे इंफॉर्मेशन भी बढ़ेगी और वो क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। अब जो टेक्नोलॉजी मान लो पहले चाइना में ईवी की गाड़ी ज़्यादा चल रही थी, ईवी की ई रिक्शा भी चल रहे थे, सब कुछ चल रहे थे। आज तब वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं था, पर अब देखो ई रिक्शा भी इंडिया में अच्छे से चल रहे हैं। हैं। तो ये क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे क्या है, ग्लोबल ट्रेंड भी बढ़ते जा रहा है। डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन। अब पहले इंडिया में इंग्लिश का इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन धीरे 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 डेवलपमेंट हो गया है, तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में भी किया जा रहा है। ठीक है। यूजेस नाउ हाउ डेवलपमेंट फॉर डोमेस्टिक यूजेस एट वेरी लो कॉस्ट अब्रोड। ठीक है। जब हमें पता नहीं था कि डोमेस्टिक यूजेस की कितनी ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन अब वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। अब लोग ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं कि जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो हम उसमें हर चीज़ के लिए इतना टैक्स क्यों दें। जैसे कि अब इंडिया में टैक्स ज़्यादा है, पर वही कम इन कंपेयर ऑफ द दुबई टैक्स कम है। तो लोग वो ग्लोबलाइजेशन को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में आपको गाड़ी पे भी टैक्स देना पड़ेगा, आपको फूड पे भी टैक्स देना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स अलग से है, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए लोग ग्लोबलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। इंटर इंटर कंट्री डिफरेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, जैसे दुबई में कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोगों की ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में कम है। कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, आप देखते जाओ। फॉलो द लेंडर, फॉलो द लीडर। तो बेसिकली हमें ग्लोबल ट्रेंड रीजन समझ में आ गया कि भैया क्या क्या ट्रेंड रीजन हो गया। आप एग्जाम पॉइंट के व्यू से भी केवल इतने ही ट्रेंड, ये जितने हैं, चार पाँच छः सात, सात भी लिख दोगे तो आपको इसके अंदर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग देखो होता क्या है, आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऑफशोर क्या होता है। देखो, कोई भी हम ऐसा अकाउंट जो कि अपने जुडिक्शन से बाहर वाली कंट्री में खोलते हैं, वो ऑफशोर बैंक अकाउंट होता है। ठीक है। नॉर्मल सी बातें समझने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल, मैं आपको पहले एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे इफ़ यू आर ए यूके सिटीजन एंड ओपन एन अकाउंट इन द यूएस, दैट कैन बी ए कंसीडर एन ऑफशोर बैंक अकाउंट। ठीक है। आप यूएस यूके के सिटीजन तो हो, पर आपने अकाउंट कहाँ पे ओपन कर रखा है, यूएस में। तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा कि ये आपका ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट है। अब इसके बेनिफिट भी हैं, क्यों खोलते हैं लोग, तो ये क्यों ज़रूरी है, जब तुम्हारे कंट्री में बैंक्स इतने अवेलेबल हैं तो आप दूसरी कंट्री में क्यों बैंक अकाउंट खोल रहे हो, ऑफशोर बैंक अकाउंट, और इसकी बेनिफिट क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट डेफिनेशन के रूप में क्या होता है, ताकि आप एग्जाम में और अच्छे से लिख सको। ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट रेफर टू द यूज ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज इन द फॉरेन जुरिडिक्शन outside of the country where one resides. So many, so any individual who owns a bank account in a foreign country outside of their country of residence is engages in offshore banking। ठीक है। मतलब वही सीधी सी बात है, अगर आपको एग्जाम में भी आ जाए तो बस आपको ये समझना है कि कोई भी बैंक अकाउंट जो कि
हम फॉरेन कंट्री में खुलाते हैं आउटसाइड ऑफ देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंट, मतलब हमारी कंट्री के बाहर से इज इंगेजिंग उसे क्या कहा जाएगा? ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट। अब हम उनसे कोई सर्विस भी लेंगे, तो जो हम सर्विस लेते हैं वो फॉरेन हमारे जुडिक्शन में नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो हमने दिल्ली में है, हमने लखनऊ में अकाउंट खोल लिया तो ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट होगा, नहीं। हमें वो जुडिक्शन से बाहर होना चाहिए, ठीक है? फॉरेन जुडिक्शन में आना चाहिए। इंडियन जुडिक्शन में अगर आ जाएगा तो वो ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट नहीं होगा, ठीक है? अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं? देखो, बेनिफिट बहुत सारे हैं। आपको ईज़िली समझने के लिए रहेगा तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप इनमें से कोई भी केवल अगर 7-8 भी लिखते हो तो एग्ज़ाम में आपको इसके फुल पॉइंट मिल जाएँगे। आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट क्या होता है? सबसे पहले ये जनरेट करता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है? भाई आप दूसरी कंट्री में अकाउंट खोलोगे, यूके का सिटीज़न हो और यूएस में अकाउंट खोलोगे, तो यूके की गवर्नमेंट के पास तो जो पैसा आएगा वो यूएस से आएगा ना। आप पैसा डालोगे यूके का, यूके में निकालोगे और डिपॉजिट कहाँ करोगे? यूएस में बैंक अकाउंट में। तो ये फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा ना, जनरेट करेगा फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है? सबसे पहले तो मेन मेन जो बेनिफिट है वो ये होगा। दूसरा, लाइसेंस फीस, टैक्स रेवेन्यू, डेवलपमेंट, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज, infrastructure development, development of the regional capital market, higher return in the international investment, economic and political stability। अब देखो, हमने एक ही बार में ये सब पढ़ा, इसके आगे और भी बेनिफिट है, पर मैं पहले आपको इसको सब समझा देता हूँ। देखो, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आ जाएगी कि देखो, अगर आप यूएस में अकाउंट खोलोगे तो आपका क्या है, उनमें इकोनॉमी उसकी स्टेबल होगी, ना कि आपकी। आपकी भी होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप वहाँ से अगर कुछ भी पैसा निकाल के खर्च करोगे, यहाँ पे निकाल के खर्च करोगे, तो वो तो डॉलर इंडिया में ही तो आएगा ना। तो वो डॉलर इंडिया में जो आएगा तो इंडिया उससे क्या है, इकोनॉमी को अपनी स्टेबल कर पाएगा। हायर रिटर्न इन द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। आपने ऑफशोर अकाउंट खोला है, ऑफशोर अकाउंट खोलने का मतलब ही यही होता है कि उसमें आपको इंटरनेशनल वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपने करी तो उसका रिटर्न भी आपको हायर आएगा। मान लो आपने यूएस में इन्वेस्टमेंट करी तो उसका एक रूप $1 $92 का है, 92 या 95 ऐसे ही कुछ है। तो वो क्या होगा, उससे रिटर्न आपको इंडिया के कंपैरिजन ज़्यादा मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल कैपिटल मार्केट, अब डेवलपमेंट भी हो जाएगा इंडिया का रीजन कैपिटल मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जब डॉलर आएगा तो ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, टैक्स रिवेन्यू आपका उसमें बेनिफिट मिलेगा, उसको लाइसेंस फीस आपकी कम हो जाएगी। मैं कह रहा था इसके आगे और भी बेनिफिट है, वो देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि जनरेट हायर इंटरेस्ट रेट, आपको वहाँ पे अकाउंट है तो वहाँ पे आपको यूएस में अकाउंट है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। अब उनके हिसाब से वो 2% है, पर इंडिया में अगर उसको लाओगे तो उसके हिसाब से वो आपका 10% बनेगा, तो आपका इंटरेस्ट रेट हायर हो जाएगा। फॉरेन बैंकिंग सिस्टम ऑफर सिक्योरिटी, अब फॉरेन बैंकिंग सिस्टम क्या करती है, ये सिक्योरिटी ऑफर कर देती है आपको, जो कि आपकी बेनिफिट होता है, बहुत बेनिफिट करता है। डिवर्सिफाई योर वेल्थ, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा केवल एक ही जगह लगा हुआ है। इंडिया में होने के बाद भी आपका पैसा यूएस में भी है, तो वो क्या आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, हायर लिक्विडिटी होगी। ई ऐड मल्टीपल करेंसीज, अब मल्टीपल करेंसीज होगी, नॉर्मल सी बात है, एसेट की प्रोटेक्शन बढ़ेगी और अकाउंट कॉन्फिडेबिलिटी आपको आ जाएगी। अब आगे चलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन से सेंटर होते हैं, वो सेंटर जो कि सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, पीपल को दूसरी कंट्रीज में, ठीक है। हाउएवर, अगर आप ये समझना चाहते हो, ये मेनली जो इसका पर्पस होता है फाइनेंशियल सेंटर का, स्टेबिलिटी लाना रिसोर्सेज में और इकोनॉमी में, ठीक है। इसको हम अगर डेफिनेशन के माध्यम से जाना चाहे तो इट इज़ अ सेंटर फ्रॉम विच द फाइनेंशियल सर्विस आर प्रोवाइडेड टू पब्लिक इन अदर कंट्रीज। इट इज़ अ मेनली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी एंड रिसोर्सेज, जो मैंने कहा था आपसे। अगर हम इसे इन अदर वर्ड्स में देखना चाहें, इट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम अ फिजिकल लोकेशन, ठीक है, दैट फैसिलिटीज इंटरनेशनल एक्टिविटी एंड operates under the regional framework that meets international norms,
ठीक है। एक रीजनल फ्रेमवर्क होता है इनका, ठीक है, जिससे क्या है ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड होते हैं नॉर्म्स को फॉलो कर देते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे उस पे आए पॉइंट पे आपको और बेहतर तरीके से समझें तो इट प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सर्विस टू इंटरनेशनल क्लाइंट as well as support service such as a law accountability and technology। बस फाइनेंशियल सेंटर का काम ही क्या होगा, एक सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराना है जो कि उसके बिजनेस को एक्सटेंड कर सके, ठीक है, क्लाइंट के बिजनेस को, जैसे लो हो गया अकाउंटेबिलिटी और टेक्नोलॉजी। अब ऑप्शन फाइनेंशियल सेंटर को नॉर्मल तरीके से समझा जाए तो वो फैसिलिटेट करता है। ऑफशोर के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन उसके अंदर फाइनेंशियल सेंटर भी आते हैं। वो फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। बस कि हमें जो भी फंड्स है ट्रांसफ़र करने होते हैं, भाई एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप फंड ट्रांसफ़र करोगे तो वो जो उसको इन्वायरमेंट को फॉलो करके रखते हैं वो ऑफशोर बैंकिंग सेंटर होते हैं, ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स होते हैं। अब कौन-कौन से ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर होते हैं? तो मेनली मेनली ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर 2 तरह के होते हैं, फंक्शनल सेंटर और पेपर सेंटर। फंक्शनल सेंटर क्या होती है? वेयर एक्चुअल डील्स आर स्ट्रक्ट विद द कस्टमर, जहाँ पे एक्चुअल डील कस्टमर के साथ की जाती है, ठीक है? वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। और पेपर सेंटर्स क्या होते हैं? दे सर्व एज़ अ लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कीपिंग एंड देयर इज़ नो रियल बैंकिंग एक्टिविटी, कि इनकी कोई रियल बैंकिंग एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन ये सर्व करते हैं रिकॉर्ड कीपिंग करने का, बस। पेपर सेंटर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वो पेपर्स की रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। आपको ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर समझ में आ गया और टाइप ऑफ द ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर आ गया। अब आगे चलते हैं। ऑफशोर ऑफशोर बैंकिंग और ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर समझने के बाद अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होती है, जो कि मेन जो टास्क है वो ये बैंकिंग यूनिट ही परफॉर्म करती है। बैंकिंग यूनिट कैसे परफॉर्म करेगी? भैया इसके अंदर बस ये आपको जानना है कि कौन सर्व करता है। भैया हमने बैंक फाइनेंशियल पढ़ लिया, ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर पढ़ लिया, ऑफशोर बैंकिंग पढ़ लिया, लेकिन मेन रोल कौन परफॉर्म करती है? वो है बैंकिंग यूनिट, ठीक है। इसलिए अब हम पढ़ते हैं इसको। इट इज़ अ फाइनेंशियल सर्विस यूनिट विच प्लेज एन इंटरमीडिएट रोल बिटवीन द नॉन रेजिडेंट ब्रोर एंड द लेंडर एंड इन केस ऑफ इन इंडिया फाउंड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब अगर कोई भी डील करेगा, कोई भी बिजनेस करना चाहेगा इंडिया में, तो उसको ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के पास आना पड़ेगा। तो वो यही उनके साथ डील करेंगे, उनको उधार देंगे, उधार लेंगे। इन्हीं का मेन रोल होता है। और इंडिया में ये कहाँ पे है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। आप नोएडा में जाके देख सकते हो, SEZ बनी हुई है जहाँ पे क्या है, ऑफशोर बहुत सारी बैंकिंग यूनिट है, ठीक है। अब इसके क्या-क्या पार्ट होते हैं और ये कैसे-कैसे वर्क करता है, आप उसको भी देखते हैं चलो। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट आर अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम फॉरेन बैंक। ये फॉरेन बैंक से डिपॉजिट लेते हैं फ्रॉम ऑन शोर बैंक्स, ऑनशोर बैंक से दैट परमिट डिपॉजिट एंड अदर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट एंड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में मेक लोन्स टू नॉन रेजिडेंट कंपनीज एज वेल। मतलब नॉर्मल सी बात है, ये तो नॉर्मल इंग्लिश है जो कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी कि भैया वो परमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और परमिट करते हैं डिपॉजिट, तभी ट्रेडिंग आगे बढ़ती है। अब ऑफशोर बैंकिंग यूनिट आर नॉट ऑथराइज्ड टू टेक डोमेस्टिक डिपॉजिट और कंडक्ट एक्टिविटी विथ लोकल स्टेबिलिटी और क्लाइंट। ऑफशोर जो बैंकिंग यूनिट है वो ऑथराइज नहीं होती कि कोई भी डोमेस्टिक डिपॉजिट ले सके और कंडक्ट एक्टिविटी कर सके कोई भी लोकल स्टेबलाइजमेंट और क्लाइंट के लिए। इनेबल द कंपनी टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विथ नो करेंसी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये क्या है? योग्य बनाती है कंपनी को कंडक्ट कर सके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को विथ नो करेंसी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी करेंसी की रेस्ट्रिक्शन ना हो। इनेबल द कंपनी टू मेक लोन एंड पेमेंट इनटू मल्टी करेंसीज। इनेबल द कंपनी टू ऑफर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेड ऑप्शंस, कि भैया वो
बनाती है कंपनी को इतना योग्य कि वो ऑफर कर सके इंटरनेशनल फाइंडिंग ट्रेड ऑप्शन, उनको ऑप्शन भी प्रोवाइड कराते हैं। अब ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हम समझने के बाद, हम ये टॉपिक कवर करने के बाद हम ये सोचते हैं कि एसईजेड क्या होता है। जब यहाँ एसईजेड की बात आई थी कि एसईजेड कहाँ पाए, मतलब ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहाँ पाई जाती है इंडिया में, तो स्पेशल इकोनॉमी जोन में। अब स्पेशल इकोनॉमी जोन क्या आता है, इसको भी एलिब्रेट करते हैं, हम एक पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे, सबको लेते हुए चलेंगे साथ साथ। अब स्पेस एसईजेड को बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमी जोन। SEZ क्या है, इज अ सब्जेक्ट टू डिफरेंट इकोनॉमिक रेगुलेशन देन अदर रीजन्स विथ इन द सेम कंट्री। यानी अगर हम इसमें चलेंगे इसको समझने के लिए, ये क्या है, डिफरेंट इकोनॉमी रेगुलेशंस होती हैं। हर इकोनॉमी की अलग अलग रेगुलेशन होती है, जुडिक्शन होती है, और अलग अलग रीजन होती है, बट विथ इन द सेम कंट्री। जैसे आप अगर किसी भी ऐसी जगह में जाके देखोगे तो वहाँ पर जो भी ट्रेडिंग, जो भी काम चल रहा होगा, जो भी बिजनेस हो रहा है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में हो रहा है, कनाडा से इंडिया, यूएस से इंडिया, या यूरोप से इंडिया। तो ये फ़र्क आता है। तो वही रीज़न और उनका इकोनॉमिक रेगुलेशन अदर अलग होता है। तो लेकिन उसमें ट्रेडिंग कहाँ हो रही है, सेम कंट्री में, समझ गए। अब रेगुलेटेड टू अट्रैक्ट फॉरेन क्लाइंट इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या करते हैं, एसईजेड इसलिए बनाया जाता है कि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, ठीक है। तो regulated to attract foreign direct investment. A foreign direct investment refer to the investment made by the one country into the business interest located in the another country। ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम कह रहे थे सारी बातें एक एक साथ लेके चलेंगे, तो एफडीआई का भी मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा। अब हमारा लास्ट ये टॉपिक सम रहता है, सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई होगी, पर हम कोशिश करेंगे कि आगे से इसको और शॉर्ट करें। लास्ट टॉपिक हमारा इंसेंटिव एंड फैसिलिटीज़ ऑफर टू द एसईजेड। यानी स्पेशल इकोनॉमी जोन्स क्यों होते हैं, अगर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है तो हम क्यों खोलेगी गवर्नमेंट इसको, उससे इकोनॉमी का क्या फ़ायदा होगा, और इकोनॉमी का फ़ायदा होगा तो यहाँ पे लोगों का क्या फ़ायदा होगा। बेसिकली एसईजेड ये खोला ही जाता है इसलिए कि यहाँ से क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम से अगर इनकम बढ़ेगी तो उस पे टैक्स भी गवर्नमेंट ज़्यादा लेगी, ठीक है। तो इसलिए अब इसको समझते हैं कि क्या ऑफर किए जाते हैं एसईडी के लिए, जैसे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलती है अंडर द सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है। देखो फर्स्ट जो 5 साल पहले होता है, फर्स्ट 5 साल होता है 100% एग्जम्पशन मिलती है, कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट फाइव 50% ऑफ द 50% ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर एंड 50% ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर। अब इसमें तो वो कंपनी को ही फायदा है, जो फॉरेन की कंपनी होगी यहाँ बिजनेस लेके आएगी, उसे इनकम टैक्स का क्या होगा, 100% एजप्शन मिल जाएगी। कौन से सेक्शन में, 10AA। ये ध्यान रखना, सेक्शन बहुत यूज में आता है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन ये भी ध्यान रखना। दूसरा, अजप्शन एक्सेप्शन फ्रॉम द सेंट्रल सेल्स टैक्स में एक्सेप्शन मिल जाती है। एजप्शन ऑफ द सर्विस टैक्स में एक्सेप्शन मिल जाती है। एजप्शन ऑफ द एनी टैक्स एंड अदर लेव्स एक्सटेंडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो भी टैक्स लगा होता है, एसईजेड में उन लोगों को एजप्शन मिल जाती है। चलो आज का हमारा ये टॉपिक फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इंटरनेशनल बैंकिंग खत्म होता है। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक।